गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आज रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 5 में आप लोग का वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, जिसे इंग्लिश में साइन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र, जिसे मिरर फार्मूला कहा जाता है इंग्लिश में, आज उसको डिराइव करेंगे अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। उसके बाद हम लोग आवर्धन पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाते हैं चिन्ह परिपाटी, जिसे इंग्लिश में साइन कन्वेंशन कहा जाता है। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आप शायद जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे चिन्ह परिपाटी को। आपने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये x है तो इसे x डैक्स एक्सिस भी कहेंगे और नीचे वाले को y डैश। अब पढ़ें ये, और इसे ओरिजिन कहा जाता है। x एक्सिस की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, जिसे धनात्मक कहते हैं। और एक्स डैक्स जो कि निगेटिव होते हैं। वाई एक्सिस पॉजिटिव होंगे और वाई डैश एक्सिस निगेटिव होंगे। ये आप पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में। हम इसी पे एक दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण। इस सतह को पेंट कर देंगे, उभरे हुए तल को पेंट कर दिया ताकि ये अंदर का जो तल है वो परावर्तक तल बन जाए। ये दिशा बता रही है आपतित किरण की दिशा। आपतित किरण, यह एरो बता रही है कि आपतित किरण इस तरफ से आ रही है। और ये जो ओरिजिन था उसे हम हटाकर यहां पे जो बिंदु है उसका नाम दे दिया P, जिसे ध्रुव कहा जाता है, पोल। दर्पण में कोई भी दूरी, चाहे वो इस साइड की दूरी हो, लेफ्ट साइड की हो, चाहे वो राइट साइड की दूरी हो, हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। हमेशा ध्रुव से मेजर करेंगे। इस साइड का भी जो भी दिशा, इस दिशा का जो भी लंबाई होगी, इस दिशा की तरफ जो भी हमें मेजर करना होगा वो हम सब ध्रुव को ही फॉलो करेंगे। तो अगर इस दिशा में हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो ये वैल्यू कैसा होगा? ध्रुव से मेजर करना है और इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो इधर की सारी मेजर की हुई वैल्यू, सारी मापी हुई वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब कि धनात्मक होगा। और पोल से इधर एक्स डैक्स एक्सिस है जो कि निगेटिव रिप्रेजेंट करती है वैल्यू को। तो यहां पे जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, मतलब कि ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष, ये हमारा ये अवतल दर्पण के लिए ये मुख्य अक्ष है जो ध्रुव से होते हुए जा रहा है। इससे ऊपर कोई भी वैल्यू, अब यहां से हम ऊपर कोई वैल्यू जा रहा है इस तरीके से, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। और यहां से अगर कोई चीज नीचे जा रहा है, किसी चीज की हाइट,
ये निगेटिव है तो ये वैल्यू भी हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बस उसी तरीके से नियम का पालन करता है जिस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में भी हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के केस में कि उत्तल दर्पण के केस में ये किस तरीके से हम लोग चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। इसके धसे हुए तल, दबे हुए तल को पेंट कर देंगे। परावर्तक तल ये उभरा तल है, ये आने वाली किरण की दिशा को बता रही है। इसमें हर एक वैल्यू को हम लोग ध्रुव से ही मेजर करते हैं, ध्रुव से ही मापेंगे। तो ध्रुव से मापी गई हर एक वैल्यू जो दाएं साइड की होगी, जो इस साइड की होगी, ध्रुव से इस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस क्या है, इस साइड का जो एक्सिस है वो बता रहा है कि पॉजिटिव है। ध्रुव से इस साइड, लेफ्ट साइड की जो भी मेजर की वैल्यू है वो कैसे होगी, निगेटिव होगी। मुख अक्ष के ऊपर कोई भी मापी गई वैल्यू कैसी होगी, वाई एक्सिस क्या बता रहा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। मुख अक्ष के नीचे मापी गई हर एक हाइट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वाई डैश एक्सिस निगेटिव में है तो ये हाइट भी निगेटिव में होगा। तो ये बहुत आसान सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी किस तरीके से होते हैं अवतल दर्पण के केस में और उत्तल दर्पण के केस में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए। अब हम लोग ये साबित करेंगे कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक किरण आरेख बनाएंगे अवतल दर्पण के लिए। यह है एक अवतल दर्पण जिसका उभरा हुआ तल को पेंट किया गया है और दबा हुआ तल को छोड़ दिया गया है ताकि यह परावर्तक तल बन जाए। और यह इसका प्रधान अक्ष, जिस बिंदु पर यह दर्पण को कट करती है वो है P, जिसको ध्रुव कहा जाता है। ये पॉइंट फोकस है और ये पॉइंट वक्रता केंद्र है। वस्तु को C के पीछे रखा गया है, C वक्रता केंद्र के पीछे रखा गया है वस्तु को। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये एक आपतित किरण है दर्पण के लिए और ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा एक किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते में वापस आ जाएगा, क्योंकि ये परावर्तन के नियम के हिसाब से जो मुख अक्ष के समानांतर है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी और जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे टकराएगी वो परावर्तन के बाद अपने ओरिजिनल पाथ से ही वो परावर्तित हो जाएगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पे जहां पे कट कर रहा है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसका नाम ए बी है तो ये प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। उल्टा है, वास्तविक है और छोटा है। कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। जिस बिंदु पे टकराया दर्पण पे उसका नाम दे दिया डी और यहां से एक लंब दे दिया मुख अक्ष पे जिसका नाम दे दिया एन और ये पी इस बिंदु के लिए, ध्रुव के लिए। चित्र के अनुसार
चित्र के अनुसार वस्तु कहाँ रखा गया है, ए बी वस्तु है, पी से बी की दूरी जो है वो वस्तु की दूरी होगी, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी, ब्रैकेट में लिख दीजिए पी बी। वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं और ये दर्पण के लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू जो है वो माइनस में होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, तो पी से इसकी दूरी कितनी है, पी बी डैश। प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं और ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये भी दर्पण के लेफ्ट साइड है। फोकस, P से जो F की दूरी होती है, मतलब ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है, तो फोकस दूरी PF को स्मॉल f से सूचित करते हैं और ये भी लेफ्ट साइड है, इसका भी वैल्यू माइनस में होगा। C वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या PC, जिसको R से सूचित करते हैं, ये भी लेफ्ट साइड है, ये भी माइनस में होंगे। और हम लोग जानते हैं कि R जो है 2f के बराबर होता है, ये हम लोग साबित कर चुके हैं अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों जो हैं समकोणिक हैं, ये दोनों समकोणिक हैं मतलब बराबर कोण वाले हैं। तो ये एक 90 डिग्री है इसमें बन रहा है, तो इसमें भी एक 90 डिग्री बन रहा है, ये आमने सामने ये कोण बराबर है, तो ये जो बचा हुआ कोण वो भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं, अतः ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ये आप ज्यामिति में पढ़ चुके हैं। और अगर ये दोनों समरूप हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये जो वर्टिकल लाइन है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा, ये दोनों त्रिभुज का आधार लेंगे, एक इस त्रिभुज का आधार हो गया बी सी और इस त्रिभुज का आधार हो गया बी डैश सी, तो लिखेंगे बी सी अपॉन बी डैश सी, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दो त्रिभुज और भी हैं, त्रिभुज है डी एन एफ और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। इसी प्रकार कौन कौन सा त्रिभुज है, डी एन एफ, त्रिभुज डी एन एफ, त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ भी समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज है। जैसा कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी एक समरूप त्रिभुज है, उसी प्रकार डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ भी एक समरूप त्रिभुज है। तो
अब इसमें ये देखेंगे कि इसका जो लंब है DN और इसका लंब है A डैश B डैश, तो इसको ऐसे लिखेंगे DN अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू, अब दोनों का आधार ले लें NF और B डैश F, NF B डैश F। एक चीज आप यहां ये देखें कि DN और AB आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दो जो लाइन है वो दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, तो AB बराबर DN, AB बराबर DN। तो क्या करेंगे, DN के जगह पे AB लिख देंगे, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू NF अपॉन B डैश F। समीकरण सेकंड, समीकरण 1 AB अपॉन A डैश B डैश किसके बराबर है, BC अपॉन B डैश C का। समीकरण 2 AB अपॉन A डैश B डैश बराबर है NF अपॉन B डैश F। इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से BC अपॉन B डैश C, BC अपॉन B डैश C इक्वल्स टू NF अपॉन B डैश F, NF अपॉन B डैश F। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु D P के बहुत नजदीक होगा। आइए इसको समझते हैं। जैसे जैसे ये द्वारक छोटा होता जाएगा, इस दर्पण का ये जो द्वारक है यहाँ से जो यहाँ का जो आपकी लंबाई है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा, ये D धीरे धीरे खिसकता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये P के बहुत करीब आ जाएगा। अगर मान लिया वो यहाँ पे आ गया और यहाँ से अगर आप लंब डालेंगे तो देखो N कहीं यहाँ आ रहा है। जब यहाँ था तो N बिंदु यहाँ आ रहा है, लेकिन जब D यहाँ आ गया खिसक कर तो N भी खिसक कर P के करीब चला गया। तो जैसे जैसे वो खिसकता जाएगा N भी P की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जितना PF की लंबाई होगा उतना ही लगभग NF की भी लंबाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे PF इक्वल्स टू NF, बट एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा इसलिए लिखेंगे तो ये NF की जगह पे अब हम लोग PF लिख सकते हैं, BC अपॉन B डैश C इक्वल्स टू NF की जगह आप कर देंगे PF अपॉन B डैश F। अब इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आप इसको नोट कर लें। BC, B और C, ये BC की लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। P से पहले B निकाल लेंगे और उसमें से PC को माइनस कर देंगे। तो BC की जगह हम लिख सकते हैं
PB माइनस PC, नीचे है B'C, B'C मतलब ये दोनों की यहां की हमें लंबाई चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले P से C निकाल लेंगे और उसके बाद PB' निकाल लेंगे। PC माइनस PB', PF ओनली PF, तो इसको किसी से माइनस करने की जरूरत नहीं है। B'F चाहिए, तो B'F जब चाहिए तो पहले क्या करेंगे, P से PB' निकाल लेंगे, उसमें से PF माइनस कर लेंगे। PB' माइनस PF। अब ये सारे वैल्यूज को उठाकर इसमें आप पुट कर दें। PB वस्तु की दूरी PB माइनस U, तो PB की जगह लिख देंगे माइनस U, यह माइनस है, माइनस लिख दिया। PC वक्रता त्रिज्या PC माइनस 2F, माइनस 2F। PC माइनस 2F, उसके बाद है माइनस PB' माइनस V इक्वल्स टू PF माइनस F, PB' माइनस V, PB' माइनस V एंड PF माइनस F माइनस U प्लस 2F, माइनस 2F प्लस V इक्वल्स टू माइनस F माइनस V प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, UV माइनस UF माइनस 2VF UV UF 2VF और 2F स्क्वायर इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस VF। सबको आप एक साइड कर लें, UV माइनस UF माइनस 2VF प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर प्लस VF इक्वल्स टू 0। 2F स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, प्लस VF माइनस 2VF, UV माइनस UF और इसमें से माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ माइनस VF इक्वल टू 0। UV को इसी साइड रहने दीजिए और ये दोनों माइनस वाले को राइट साइड कर देते हैं। UV इक्वल्स टू UF प्लस VF, दोनों साइड दोनों तरफ UVF से भाग देने पर इस तरफ भी और इस तरफ भी सबको UVF से भाग दे देंगे, तो UV अपॉन UVF, UF अपॉन UVF और VF अपॉन UVF। UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल और VF से VF कैंसिल। क्या बच गया आपके पास, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। यही है दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए जो हमें साबित ऐसा ही सूत्र हम लोग एक उत्तल दर्पण के लिए भी डिराइव करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है और कैसे निकाला जाता है।
तो सबसे पहले हम इसे किरण आरेख द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण यहाँ बनाएंगे। इसका दबा हुआ जो हिस्सा है, जो धंसा हुआ हिस्सा है, उसे कलर कर देंगे ताकि ये उत्तल दर्पण बन जाए। अब यहाँ से एक मुख अक्ष खींचेंगे। ये पॉइंट इसका फोकस है और ये पॉइंट इसका वक्रता केंद्र है और ये पॉइंट ध्रुव है। वस्तु के यहाँ पे रखा है। यहाँ से एक आपतित किरण जो कि दर्पण पे गई है और यहाँ से परावर्तन के बाद कुछ इस दिशा में निकल गई है और अगर इसको पीछे तक बढ़ाया जाए तो ये कहीं F पर जाकर मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ये जो किरण आ रही है वो कहीं फोकस से आ रही है। एक किरण और इसकी जाएगी, वो बिल्कुल वक्रता केंद्र के सीधे जाएगी। अगर इस प्रकार कोई आपतित किरण दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पे वापस हो जाएगी। लेकिन अगर इसे पीछे तक बढ़ाएंगे तो ये कहीं वक्रता केंद्र पे जाके मिलेगी। ऐसा लगेगा कि वो वक्रता केंद्र से निकल कर आ रही है। जहां पे कट कर रहा है वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। जिस बिंदु पे टकराई है आपतित किरण उसका नाम दे दिया डी और इस डी से एक लंब खींचा जो कि मुख अक्ष के ऊपर एक लंब है। अब देखेंगे यहां चित्र से चित्र के अनुसार वस्तु ए बी, तो P से हम वस्तु की दूरी को मापेंगे। वस्तु की दूरी PB, वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं और यह दर्पण के लेफ्ट साइड है तो यह माइनस में होगा। प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। P से प्रतिबिंब की दूरी PB डैश V है जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दर्पण के दाएं साइड में है। फोकस P से फोकस मतलब ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी PF, इसको लिखते हैं स्मॉल f से और ये भी प्लस होगा क्योंकि ये दर्पण के दाएं साइड में है। PC वक्रता केंद्र, PC वक्रता केंद्र को R से सूचित करते हैं। ये भी प्लस में होगा क्योंकि ये दर्पण के दाएं साइड में है और R जो है 2F के बराबर होता है। ये भी प्लस में है, ये प्लस है तो ये भी प्लस। अब देखेंगे यहाँ पे किरण आरेख में कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है ABC, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। ABC, इसी त्रिभुज के अंदर
एक ए डैश बी डैश एक लाइन है, तो यहां दो त्रिभुज बन गया। एक तो बड़ा त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक यहां से भी ले सकते हैं, इसको हटा दें तो ए डैश बी डैश सी, तो दो त्रिभुज यहां बन रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक हैं। समकोणिक हैं क्यों है? इसके पास भी एक 90 डिग्री है, इसके पास भी एक 90 डिग्री है। ये कोण दोनों के लिए कॉमन है, बड़े त्रिभुज के लिए भी और छोटे त्रिभुज के लिए भी। तो बाकी बचा एक कोण ये और इसका ऊपर का एक कोण ये, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप त्रिभुज हैं। अतः ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं। और अगर समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब दोनों का आधार ले लेंगे, बड़े वाले का आधार बी सी और छोटे का आधार बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार अब इसमें देखिए दो त्रिभुज और बन रहे हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज और बन रहा है इस फिगर के अंदर। देखिए एक डी और ये जो लंब डाला था इसका नाम दे दिया मान लिया एन। तो देखिए एक लाइन हो गया डी एन और ये गया एफ पे, तो एक त्रिभुज बन गया ये। और इसी त्रिभुज के अंदर भी एक लाइन है ए डैश बी डैश, तो यहां भी दो त्रिभुज बन गया। इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ भी समरूप त्रिभुज हैं। और अगर समरूप त्रिभुज हैं तो इसको भी उस तरीके से लिख सकते हैं, डी एन अपॉन ए डैश बी डैश, डी एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब दोनों का आधार ले लें, एन एफ अपॉन बी डैश एफ, एन एफ अपॉन बी डैश एफ। अब यहां एक चीज ये देखिए कि ये dn जो है, dn की जो हाइट है वो AB के बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। एक ये जो आ रही है आपतित किरण और एक मुख्य अक्ष, दोनों समानांतर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि dn इक्वल टू AB, अगर dn AB के बराबर है तो हम dn की जगह पे AB लिख सकते हैं, AB अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ। ये बन गया आपका समीकरण। समीकरण में क्या है, 1 में क्या है कि AB अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर ये है, यहाँ पे AB अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर ये है। इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से BC अपॉन बी डैश सी, BC अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू NF अपॉन बी डैश एफ, ये लिख सकते हैं। क्योंकि जितना ये होगा
उतना ही ये भी होगा NF अपॉन B डैश F। अब लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु D ध्रुव P के काफी नजदीक होगा। आइए इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे D, अगर यह दर्पण का द्वारक हमारा यहाँ से जो इस कोने से इस कोने की जो लंबाई है वही है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक छोटा करने का मतलब है कि दर्पण धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो अगर ये छोटा होता चला जाएगा तो D बिंदु भी खिसकते P के करीब जाएगा। तो जब D खिसकते हुए P के नज़दीक जाएगा तो ये N भी खिसकते हुए P के नज़दीक चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि N और P लगभग एक जगह हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि जितना NF की लंबाई होगी उतना ही लगभग PF की भी लंबाई होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे कि PF इज इक्वल टू NF, PF इक्वल टू NF लगभग, ये लगभग में बराबर होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे, ये लगभग में बराबर होंगे। तो अगर PF NF के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं NF के जगह पे PF। तो यहाँ जो NF है उसको PF में बदल देंगे। तो इस सेम इसी को यहाँ पे उतार लेंगे, BC अपॉन B डैश C, और NF के जगह पे आ जाएगा PF अपॉन B डैश F। BC, यहाँ देखें किरण आरेख में कि BC की अगर हमें निकालनी है वैल्यू तो ऐसा लिख सकते हैं कि PB और प्लस PC। तो BC की जगह पे लिख देंगे PB और प्लस PC। नीचे है B डैश C, B डैश से C तक, B डैश से लेकर C तक कैसे निकलेगा? पहले एक बार क्या करेंगे, पहले एक बार PC निकाल लेंगे और उसमें से हम PB डैश को माइनस कर लेंगे। PC माइनस PB डैश, PF तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि यहां से फोकस दूरी होता है। नेक्स्ट है B डैश F, हमको इतनी लंबाई चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले P से F तक आएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे PB डैश, PF माइनस PB डैश। अब ये सारे वैल्यू जो है इसमें से आप लेकर इसमें पुट कर दें। PB की वैल्यू क्या है, माइनस U। PC क्या है, प्लस 2F, तो प्लस 2F। PC प्लस 2F है, माइनस PB डैश V है, PF F है, PF F ही है, PB डैश V है, ये V हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। UF माइनस में आ जाएगा, माइनस UF, माइनस माइनस प्लस UV, 2F को F से क्या होगा, 2F स्क्वायर, और 2F को माइनस V से करेंगे तो माइनस 2VF इक्वल्स टू F को 2F से 2F स्क्वायर, माइनस V को F से माइनस VF। अब सबको एक साइड कर लीजिए, माइनस UF प्लस UV प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2VF
माइनस 2f स्क्वायर प्लस vf इज इक्वल्स टू 0। तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पे क्या है 2vf में से एक 2vf माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस uf प्लस uv, और 2vf है एक प्लस है तो इसमें घट जाएगा तो एक बच जाएगा माइनस vf इक्वल टू 0। माइनस वाले को राइट साइड पे लेके चले जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा uv इक्वल्स टू vf और प्लस uf। अब क्या करेंगे, सबको uvf से भाग दे देंगे तो लिखना होगा कि दोनों तरफ uvf से भाग देने पर uv है, इसके नीचे लिख देंगे uvf, ये vf है, इसके नीचे भी लिखेंगे uvf, ये uf है, इसके नीचे भी लिखेंगे uvf। uv से uv कैंसिल, vf से vf कैंसिल और uf से uf कैंसिल। क्या बच गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। सेम फार्मूला, ऐसा ही फार्मूला अवतल दर्पण के लिए भी हम लोगों ने डिराइव किया। तो यह हमने देखा कि अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए मिरर फार्मूला सेम है। तो अभी आपने देखा कि अवतल दर्पण के लिए भी हम लोगों ने इस फार्मूले को डिराइव किया और उत्तल दर्पण के लिए, और दोनों सेम है। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है आवर्धन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, आवर्धन, जिसे रेखीय आवर्धन कहा जाता है और इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन और लीनियर मैग्निफिकेशन। एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या होता है या आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का यहाँ पे जो मेन तात्पर्य है वो ये है कि जो प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के साइज का कितना गुना है। आवर्धन हमें क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के साइज का कितना गुना बन रहा है, चाहे वो कितना गुना बड़ा बन रहा हो या कितना गुना छोटा बन रहा हो। तो ये रेशियो है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। m इक्वल्स टू, रेखीय आवर्धन को m से सूचित करते हैं और ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई
अपॉन वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को ओ से, क्योंकि आई फॉर इमेज होता है, आई से इमेज होता है जिसको प्रतिबिंब कहा जाता है, ओ से ऑब्जेक्ट होता है जिसे वस्तु कहते हैं। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m इक्वस टू आई अपॉन ओ। ये हो गया हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला कि रेखीय आवर्धन इक्वल टू क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन कभी धनात्मक भी होता है, कभी ऋणात्मक भी होता है। अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा हो सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। अब आइए इसको समझते हैं कि सीधे प्रतिबिंब के लिए धनात्मक क्यों होता है और उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक क्यों होता है। ये देखते हैं कि सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक क्यों होता है। अवतल दर्पण के केस में आपने देखा है कि वस्तु को अगर कहीं यहाँ पे रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनता है। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकालिए। ये इमेज है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को आई से डिनोट करते हैं, और ये मुख अक्ष के ऊपर है तो ये प्लस होगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये वस्तु कहाँ है, ये भी मुख अक्ष के ऊपर है तो ये भी प्लस होगा, तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगा। तो सीधे प्रतिबिंब के लिए याद रहे, सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। अब इसी में देखेंगे कि उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक क्यों होता है। अगर वस्तु हमारा सी पे रखा है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। तो इस केस में देखिए प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है तो यह माइनस में होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है प्लस में होगा, तो आवर्धन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखिए उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। देखिए उल्टे प्रतिबिंब के लिए यहाँ पे आवर्धन ऋणात्मक में आ रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आवर्धन के लिए फार्मूला। सबसे पहले एक किरण आरेख बनाएंगे। और इसके हेल्प से हम लोग डिराइव करेंगे कि आवर्धन का फार्मूला क्या होगा। एक हमने एक अवतल दर्पण बनाया जिसका ध्रुव P यहाँ पे है, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। यहाँ पे हमने एक वस्तु को रखा है, इससे जाने वाली किरणें जो दर्पण के लिए आपतित किरण है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी वह परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते में वो लौट आएगा। एक किरण और देंगे जो यहाँ से निकलकर सीधे ध्रुव पे जाकर टकराएगी और वहाँ से परावर्तन हो जाएगा। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। जहाँ पे कट कर रहा है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ये ए बी है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश,
और ये पॉइंट है डी। अगर कोई लाइन वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण पे टकराती है तो इस पर ये लंबवत होती है, लंबवत। इस दर्पण के ऊपर ये जो लाइन है, जो मुख्य अक्ष है, वो लंबवत है। अगर वो उसके ऊपर लंब है तो आने वाली किरण जो उसके साथ कोण बनाएगा उसका नाम दे देंगे हम आई, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरणें हैं वो नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगा उसका नाम दे देंगे आर, परावर्तित किरणें। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिलकर बनाया आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण कौन सा बन रहा है? ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर होगा कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। मतलब ये आई और आर दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण आई इक्वल्स टू कोण आर। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, इसमें से हम दो त्रिभुज लेंगे। एक सबसे बड़ा त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज एक है ए डैश बी पी, लिख सकते हैं ए डैश बी डैश पी। ये दोनों जो हैं समकोणिक हैं। समकोणिक हैं। देखिए इसके पास भी एक 90 डिग्री है, इसके पास भी एक 90 डिग्री है। ये कोण और ये कोण बराबर है। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा जो बचा हुआ कोण है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। अतः ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और अगर समरूप त्रिभुज हैं तो इसे लिखा जा सकता है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, दोनों का आधार ले लीजिए, बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी। ए डैश बी डैश क्या है? ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की जो हाइट है इसे हम आई से डिनोट करते हैं, और ये नीचे की तरफ बन रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे है तो ये माइनस में होगा। ए बी वस्तु है, ये दर्पण के ऊपर बन रहा है तो वस्तु को हम ओ से डिनोट करते हैं, और ऊपर बन रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा। बी डैश पी, बी डैश पी ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, और यह दर्पण के लेफ्ट साइड है तो माइनस में होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। नेक्स्ट बी पी, बी पी यहां वस्तु रखा हुआ था, ये वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी से क्या इंडिकेट करते हैं? u से। ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बच जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं I अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू माइनस, इसका माइनस इधर कर देंगे। I अपॉन ओ क्या है? m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। I अपॉन ओ को m कहते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, और ये जैसे एज इट इज लिख दिया। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल करके आ गया, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, जो कि आवर्धन का। अब आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।